नमस्ते। और इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे घोटाले की बात करने वाले हैं जिसने लगभग 2 दशकों तक पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी। चारा घोटाला, एक ऐसी चोरी जिसने देश की राजनीति और प्रशासन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। शुरुआत जरा इस आंकड़े से करते हैं। 940 करोड़ रुपए। 50 करोड़ या 100 करोड़ नहीं, पूरे 940 करोड़। और ध्यान दीजिए, ये आज की बात नहीं है। ये वो धनराशि है जो बिहार के सरकारी खजाने से गायब कर दी गई। ये कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि राज्य के विकास का पैसा था, जिसे एक पूरी साजिश के तहत सिस्टम से निकाल लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है ना, कि आखिर इतनी बड़ी रकम हवा में गायब कैसे हो गई। सोचिए, 20 साल तक लगातार सरकारी खजाने से पैसा निकलता रहा और किसी को तुरंत भनक तक नहीं लगी। इस पहाड़ जैसे घोटाले का आखिर तरीका क्या था? सिस्टम में ऐसी कौन सी खामी थी जिसने इतने बड़े खेले को अंजाम दिया? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके पहले भाग पर, काल्पनिक मवेशी, यानी एक झूठे झुंड की रचना। देखते हैं इस घोटाले ने आखिर काम कैसे किया। अच्छा, जो चीज शुरू में लग रहा था कि बस कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों का छोटा-मोटा फर्जीवाड़ा है, वो असल में एक माफिया राज बन चुका था। माफिया राज, जहां राज्य के अफसर, चुने हुए नेता और बड़े व्यापारी सबके सब इस भ्रष्टाचार में बराबर के हिस्सेदार थे। ये बस एक विभाग की चूक नहीं थी, ये सिस्टम के सबसे ऊंचे स्तर तक फैली हुई एक गहरी साजिश थी। और इस पूरे कांड की सबसे दुखद सच्चाई ये है कि एक तरफ तो वो फंड्स थे जो करीब 45 करोड़ रुपए उन भारतीयों की मदद के लिए थे जो बेहद गरीबी में जी रहे थे, और दूसरी तरफ फर्जी खर्चों के बिल, यानी उन जानवरों के चारे और दवाइयों के नाम पर बिल पास हो रहे थे जो असल में थे ही नहीं। गरीबों का हक मारकर एक फर्जी दुनिया खड़ी की जा रही थी। जरा सोच कर देखिए, ऐसे मवेशियों के पूरे झुंड डॉक्यूमेंट्स में दिखाए गए जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। इन्हीं नकली जानवरों के नाम पर ट्रेजरी से पैसा निकलता रहा। और इसकी सबसे हैरानी वाली बात जानते हैं? दस्तावेजों में इन जानवरों को धोने के लिए जिन ट्रक्स के नंबर दिए गए थे, चेक करने पर पता चला कि वो असल में स्कूटर और ऑटो रिक्शा के नंबर थे। अब आप ही सोचिए, एक ऑटो रिक्शा में भैंस की धुलाई कैसे हो सकती है? सुनने में किसी मजाक जैसा लगता है, पर खजाने के डॉक्यूमेंट्स में यही सच बनाकर पेश किया गया था। अब चलते हैं भाग 2 की तरफ, चारा माफिया का पर्दाफाश और इसके विसल ब्लोअर्स। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि कैसे सिस्टम ने खुद को बार बार चेतावनी देने की कोशिश की थी, पर उन्हें दबा दिया गया। अगर हम इसके खुलासे की टाइमलाइन देखें तो साफ पता चलता है कि कई अधिकारियों ने अलग अलग सरकारों के दौरान खतरे की घंटी बजाई थी। 1985 में ही सीएजी टीएन चतुर्वेदी ने ट्रेजरी अकाउंट्स में आने वाली देरी पर चेतावनी दी थी। फिर 1992 में इंस्पेक्टर द्विवेदी ने एक पूरी रिपोर्ट बनाई, और आखिरकार 1996 में जाकर फाइनेंस सेक्रेटरी वीएस दुबे ने जबरदस्त छापेमारी का आदेश दिया। तब जाकर पूरा सच सामने आया। यहाँ उन लोगों की हिम्मत को मानना पड़ेगा जिन्होंने शुरुआत में आवाज उठाई और जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1992 में जब पुलिस इंस्पेक्टर विधि भूषण द्विवेदी ने इस माफिया को एक्सपोज करते हुए एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी, तो बदले में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली। उन्होंने ईमानदारी दिखाई और उन्हें इसका उल्टा अंजाम भुगतना पड़ा। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा मोड़ आखिरकार जनवरी 1996 में आया। पहले 19 जनवरी को एक्सेसिव विड्रॉल्स के ऑडिट का आदेश हुआ, और फिर 27 जनवरी को डेप्यूटी कमिश्नर अमित खरे ने चाईबासा एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस में अचानक छापे मारे। वहां से जो डॉक्यूमेंट जब्त हुए ना, उन्होंने अफसरों और इस माफिया के गठजोड़ को पूरी तरह से साबित कर दिया। बस यहां से अदालत के दखल के बाद केस सीधे सीबीआई के हाथों में चला गया। आगे बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से की ओर, एक राजनैतिक भूकंप और 1997 का पर्दाफाश। देखते हैं कि 1997 की गर्मियों में ये जांच सीधे चीफ मिनिस्टर तक कैसे पहुंच गई। घटनाओं की रफ्तार देखिए। मई 1997 में सीबीआई फॉर्मली चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की परमिशन मांगती है। जून आते आते गवर्नर अनुमति दे देते हैं और सीबीआई सीएम के आवासों पर छापे मारती है। हालात इतने तेजी से बदले कि 5 जुलाई को लालू यादव को अपनी ही पार्टी जनता दल से अलग होकर आरजेडी बनानी पड़ी, और आखिरकार 25 जुलाई को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक तेजी से चलती जांच ने पूरे राज्य के नेतृत्व को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ
वो किसी नाटक से कम नहीं था। एक तरफ चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तारी के डर से इस्तीफा देना पड़ता है और ठीक उसी दिन उनकी पत्नी राबड़ी देवी को नया चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। सत्ता का ये ट्रांसफर परिवार के अंदर ही रहा। इतने बड़े स्कैंडल के बावजूद राजनीतिक स्थिति को लगभग वैसे का वैसा ही बनाए रखा गया। और इस राजनीतिक भूकंप के झटके सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थे, इसकी आंच सीधे केंद्र तक महसूस की जा रही थी, क्योंकि उस वक्त भारत की गठबंधन सरकार लालू यादव की पार्टी के समर्थन पर ही टिकी थी। ऐसा बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर आई.के. गुजराल पर जांच को धीमा करने का पूरा दबाव था, यहां तक कि सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह का भी अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। आखिर में अदालत को कड़ी सख्ती दिखानी पड़ी ताकि मुख्य अधिकारियों को हटाया ना जा सके और जांच चलती रहे। अब आते हैं चौथे भाग पर, दशकों लंबी सुनवाई। जब ये राजनीतिक तूफान थोड़ा शांत हुआ, तब शुरू हुई भारतीय इतिहास की सबसे व्यापक न्यायिक प्रक्रिया। कानून के हाथ लंबे होते हैं और इस केस में उन्होंने सबसे ऊंचे पदों तक अपनी पहुंच बनाई। 2 पूर्व चीफ मिनिस्टर्स लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा, दोनों को दोषी करार दिया गया और सजा सुनाई गई। यही नहीं, करीब 500 से ज्यादा अफसरों और सप्लायर्स को भी 2 से 7 साल तक की सजा हुई। ये इस बात का प्रतीक है कि इस माफिया नेक्सस के हर पुर्जे को आखिरकार जवाबदेह ठहराया गया। इस पूरे केस का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए। कुल 53 केसेस दर्ज हुए थे, जिसमें से ज्यादातर की सुनवाई 2013 तक पूरी हो चुकी थी। सिर्फ एक केस का उदाहरण लें तो सुनवाई के दौरान लगभग 20 ट्रक भर के दस्तावेज अदालतों में पेश किए गए थे। सोचिए, इस पहाड़ जैसे स्कैम की सुनवाई करने में न्यायपालिका पर कितना बड़ा प्रशासनिक बोझ पड़ा होगा। चारा घोटाला भारत में नौकरशाही के भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण का प्रतीक बन गया है। ये एक्सप्लेनर इस बात को पूरी तरह साफ करता है कि कैसे फोडर स्कैम सरकारी क्षेत्रों में रूट कर चुके भ्रष्टाचार का एक आईना बन गया था। ये एक ठोस सबूत है कि जब सिस्टम अपने ही अनियमितताओं पर आंख मूंद लेता है तो आम जनता और गरीबों के हक का पैसा कितनी दूर तक गायब किया जा सकता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल दिमाग में आता है, क्या इन 500 से ज्यादा लोगों को सजा मिलने से ब्यूरोक्रेटिक भ्रष्टाचार हमेशा के लिए खत्म हो गया, या फिर ये आधुनिक राजनीतिक गबन का सिर्फ एक चैप्टर था जिसने करप्शन के नए तरीकों को हमारे सामने खोलकर रख दिया? ये एक ऐसी बात है जिस पर हमें सच में विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस पूरे केस को समझने का एक नया और बेहतर नजरिया दिया होगा।